गुड न्यू स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के मूलल उन्नयन स्थिरांक और मूलल अवनमन स्थिरांक पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन इसमें है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मूलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मूलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। मतलब कितना क्वथनांक में वृद्धि हुआ है, सबसे पहले यह ज्ञात करें। उसके बाद उन्नयन स्थिरांक को हम लोग जानते हैं किससे व्यक्त किया जाता है, केबी से। इसके लिए फार्मूला हम लोग लिखे थे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी गुणे मोललता, मोललिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, और मोललता के लिए फार्मूला होता है W अपॉन M, कैपिटल W। अगर यह W हम लोग ग्राम में मापे हैं तो हम लोग यहां लिखेंगे इंटू 1000। डेल्टा टीबी मतलब क्या है? डेल्टा टीबी का मतलब है विलयन का क्वथनांक कितना है, TS और T0। तो सॉल्यूशन के लिए कितना दिया गया है क्वथनांक? 100.34 है डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और जब शुद्ध अवस्था में विलयन था, मतलब विलायक था, उस स्थिति में क्वथनांक कितनी थी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का डिफरेंस होगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी के स्थान पे हम लिखेंगे 0.34। केबी की वैल्यू हम लोगों को मालूम करनी है। डब्ल्यू कितने ग्राम घुला है? 12 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विलेय कितना है, तो 12 ग्राम है। यम मतलब अणुभार दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसके लिए फार्मूला अगर हम लोग कार्बन के लिए लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए कितना होता है? 12 होता है। तो 6 के लिए होगा कितना? 72, और यह पूरा कितना होगा? 96। टोटल ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 180। ग्लूकोज के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 180। कैपिटल डब्ल्यू के लिए कितना? कैपिटल डब्ल्यू के लिए 100 ग्राम। इसी को हम लोग आसानी से एकदम सॉल्व करेंगे। अपने अपने तरीके सब लोग सॉल्व कर सकते हो। ये जीरो दोनों जीरो समाप्त कर दिए हैं। इस वाले जीरो किससे? तो यहां बच्चा आपका KB इंटू 12। इस वाले के हम मल्टीप्लाई कर दें 0.34 इंटू 30। तो KB इक्वल टू 0.34 इंटू 18/12। तो यहां से KB इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा, इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 3 4 12। हम लोग चाहे तो इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 6, 2 to 4। तो मिलेगा 0.34 इंटू 3/2। इस वाले को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 जा 2, 2 से 1 जा 14। तो KB इक्वल टू यहां हम लोग चाहे 3 का मल्टीप्लाई करिए, चाहे हम लोग कहेंगे 17 को 3 मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेगा कितना? 0.51। यह आपका है आंसर। तो मूलल उन्नयन स्थिरांक के लिए मात्रक वही लिखें जिस जो ताप के रूप में यहां मात्रक आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल, और केल्विन दिया गया है तो केल्विन प्रति मोलल के हिसाब से आप मात्रक लिखेंगे। उसका इकाई टेम्परेचर के अनुसार लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपका दिया गया है 17.1 ग्राम, 17.1 ग्राम 17.1 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का मतलब क्या होता है? शुगर। सुक्रोज को सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, H2O में घोलने पर हिमांक में कमी या अवनमन कह सकते हैं। हिमांक में कमी 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की पाई गई। तो जल के लिए KF की गणना करिए। तो जल के लिए KF की गणना कीजिए, ये दोनों सवाल एक जैसे ही होते हैं, ये दोनों सवाल एक ही जैसे रहेंगे हमेशा, केवल यहाँ 93 है, यहाँ सीधा इस लिख दे रहे हैं 93। ठीक, KF की गणना करनी है। दोनों सवाल में कोई बहुत अंतर नहीं होता, सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा। जहां पर इसमें हम लोग यूज करते हैं TB, वहीं पर यूज करना है TF। वहीं पर क्या यूज करना है? TF। और जहां यूज करते हैं KB, वहीं पर यूज करते हैं KF। बाकी सेम बातें वही होती हैं। कभी कभार इन दोनों का फार्मूला पूछता है, मतलब पहले इसका फार्मूला बताइए, परिभाषित करते हुए हम लोग इसे लिखते हैं। तो KF की परिभाषा कभी कभी पूछता है, मतलब KF और KB का डेफिनेशन आपसे पूछेगा, क्या है डेफिनेशन। तो कैसे बताना है? इसी के अनुसार डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। इसके लिए अगर आपसे डिफाइन करने के लिए पूछे तो हम लोग इस स्थिति में मोललता को इकाई मानते हुए मोललता इक्वल टू कितना मानेंगे? 1 मोलल मान लेंगे, या 1 मोल प्रति किलोग्राम मान लेंगे। मान लीजिए कि मोललता कितनी है? 1 मोल प्रति किलोग्राम। तब आप कहेंगे डेल्टा TF किसके बराबर रहेगा? KF। तो इसके लिए हम लोग परिभाषित कैसे कर सकेंगे? जब बिलियन की मोललता इकाई हो तो बिलियन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये इतना चीज हम लोग याद करिए। तो जब बिलियन की मोललता इकाई हो तो बिलियन का हिमांक मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो यानी कि वही आपका जो डेल्टा TF है KF के इक्वल हो जाएगा। यदि आपसे KB के लिए पूछता है, KB को डिफाइन करिए, तो जहां पर हम लोग लिखे हैं हिमांक अवनमन, वहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे? क्वथनांक। वहीं पर क्या लिख देंगे? क्वथनांक उन्नयन। बाकी डिफिनेशन सेम वैसे रहेगी, मतलब यहां भी वही चीज है। जब बिलियन की मोलता इकाई हो तो बिलियन का क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो कभी कभार क्वेश्चन देते हुए डिफाइन करने के लिए भी दिया जाता है, मतलब डिफिनेशन भी बताइए और साथ में डिफिनेशन भी बताइए, फिर साथ में एक क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, तो आइए अब देखें हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। कहा है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम H2O में घोलने पर हिमांक में कमी 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जल की KF की गणना कीजिए। इतनी कमी होती है, 0.93 की कमी होती है। मतलब इसमें हम लोगों को एग्जैक्ट बता दिया गया है कि डेल्टा TF हमें रखना है 0.93।
इसमें घटाना उठना नहीं है, पहले से दिया है कि इतनी कमी हो रही है, हिमांक में इतना कम हो रहा है, हिमांक कितना 0.93। के एफ हम लोगों को बताना है, तो के एफ स्मॉल डब्ल्यू मतलब कई ग्राम इसमें सुक्रोज बोले हैं 17.1 1000 सीएम के लिए अणुभार निकालेंगे सुक्रोज के लिए, मतलब सुक्रोज के लिए फार्मूला होता है C12H22O11। तो इसके लिए हमें 144 मिलेगा, इसके लिए कितना मिलेगा 22, इसके लिए कितना, ठीक 11 गुणा 16। टोटल इसे हम लोग अगर मिलाएंगे तो 6 2 8 4 12 342 के आसपास मिलता है, ठीक 342 ही मिलेगा। 342 तो अणुभार इसका हम लिखेंगे 342। कैपिटल डब्ल्यू के लिए कितना लिखेंगे 100। इसके लिए हम लोग के एफ आसानी से यहाँ 1 2 समाप्त कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 171 ये आएगा 342 इंटू के एफ, ठीक इक्वल टू लिखेंगे 0.93। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.93 इंटू 342 इक्वल टू के एफ इंटू 171। तो के एफ इक्वल टू अगर हम लोग को निकालना है तो लिखेंगे 0.93 इंटू 342 बाई 171। ये आपका क्वेश्चन आंसर है। इसे अपने ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन ये हुए के एफ और के बी के लिए, मतलब के एफ क्या होता है वो के बी के लिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और उन पर क्वेश्चन देखा गया, और उसके बाद हिमांक पर भी दोनों एक ही मिलते जुलते प्रश्न होते हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ के एफ वहीं के बी लिखना है। एक इसमें दूसरी टॉपिक है, वो आपका है राउल्ट्स का नियम है, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम वाले में आप लोग राउल्ट के नियम में आधारित में दो नियम सीखे होंगे, जिसमें आपका पहला नियम आपको बताया गया होगा वाष्पशील पदार्थ या विलेय के लिए, पदार्थ के लिए, या हम लोग लिक्विड लिक्विड लिख सकते हैं, लिक्विड लिक्विड, ठीक है, द्रव द्रव के लिए, द्रव द्रव के लिए, द्रव द्रव हो मतलब कोई वोलाटाइल टाइप का पदार्थ है, मतलब जो वाष्पशील हो रहा है, या यूं कहा जाए कि द्रव द्रव टाइप का हो, मतलब दोनों ही लिक्विड लिक्विड हो तब के लिए। और एक दूसरा हम लोग पढ़े थे अवाष्पशील पदार्थ, या हम लोग सॉल्यूट लिख सकते हैं इसमें विलेय के लिए, यानी जब द्रव के अंदर ठोस घुली हो, द्रव के अंदर क्या घुला हो, ठोस घुला हो। यही दो टाइप था, वाष्पशील पदार्थ के लिए और दूसरा था अवाष्पशील पदार्थ के लिए, राउल्ट का नियम। इस वाले के लिए नियम जो बना था वो सीधे सीधे नियम बना था वाष्पशील वाले के लिए, कि जो प्रभाज होगा, मूल प्रभाज, द्रव द्रव वाले के लिए जो प्रभाज होगा वह विलेय और विलायक, जो मूल प्रभाज होगा किसके लिए, विलेय के लिए, और जो मूल प्रभाज होगा विलायक के लिए, दोनों की निर्भरता देखी जाएगी वाष्प दाब पर, यानी दोनों ही निर्भर करेंगे वाष्प दाब पर, या यूं कहा जाए कि जो वाष्प दाब रहेगा वो इन दोनों पर निर्भर करेगा, यानी P वाष्प दाब निकाला जाएगा, P विलेयन के लिए निकाला जाए, विलेयन के लिए, तब हम लोग लिखेंगे P पहले वाले घटक के लिए भी है, मतलब जो दोनों द्रव हैं, पहले वाले लिक्विड के लिए भी, मतलब अगर विलेय है तो विलेय के लिए भी, और अगर विलायक है तो विलायक के लिए भी। दोनों के दाबों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो P विलेय होगा, जो P विलेय होगा, P विलेय, P का मतलब यहां वाष्प दाब को लेकर ही चल रहे हैं, जो P विलेय होगा वह प्रोपोर्शनल होगा प्रभाज विलेय के, और जो P विलायक होता है
वह भी प्रोपोर्शनल होता है विलायक के। इन दोनों कांस्टेंटों को अगर हम हटाएं, यहां से इस वाले को, यहां से इस वाले को, अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है। तो पी सॉल्यूट, पी सॉल्यूट, पी सॉल्यूट विले के लिए ही लिख रहे हैं, विले इक्वल टू, तो यहां मिलता था हम लोगों को पी नॉट विले इंटू एक्स विले, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे पी विलायक, तो लिखेंगे पी नॉट विलायक इंटू, ये प्रभाज है इसलिए इसे हम लोग काई से व्यक्त कर सकते हैं, पी विलायक। ठीक, यह आपका रूल था द्रव द्रव के लिए कि कोई द्रव है तो टोटल विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर करेगा, यानी विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर करता है, जबकि जो विलेय का वाष्प दाब होगा वह विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती, और जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अगर इन दोनों वैल्यू को हम लोग ले चल के इसमें रख दें, इस वाले में, तो हम लोग लिख सकते हैं पी विलयन, यानी पी एस से दिखा दे रहे हैं पी विलयन, तो विलेय वाला किसके इक्वल है, पी नॉट विलेय इंटू प्रभाज विलेय का, और प्लस पी नॉट विलायक इंटू विलायक के प्रभाज के। यह आपका राउल्ट का नियम का क्या है, निष्कर्ष है द्रव द्रव के लिए, यानी कि पी टोटल अगर पूछा जा रहा है पूरे विलयन के लिए तो यह वाला सूत्र आप याद करेंगे, यह लास्ट वाला। कब, जब दोनों ही पदार्थ द्रव द्रव में हो, दोनों पदार्थ क्या हो, द्रव द्रव में हो, या तो यूं कहा जाए कि जब कोई ऐसा पदार्थ घुला हो जो वाष्पशील हो, यानी विलायक आप तो विलायक ही है, उसके बाद जो पदार्थ उसमें घुल रहा है वो कैसा हो, वाष्पशील अर्थात द्रव हो। हटाएं इसे, हटा दें। तो इसी पहले नियम को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं कि मानो अगर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी मतलब द्विअंगी सॉल्यूशन हो जिसमें केवल दो ही घटक हो, मान लो कि दो ही पदार्थ घुले हैं, एक विलेय है दूसरा क्या है विलायक, तो मान लिया जाए कि विलायक के लिए जो, या विलेय जो है उसके लिए वन वन घटक लेकर चलें, यानी पहला घटक है और एक दूसरा घटक है, पहला घटक है कौन, दूसरा घटक है, और यह जो विलयन है उस विलयन के लिए वाष्प दाब मान लें कितना है, पी एस है, कितना है, पी एस है। तो राउल्ट के अनुसार पी एस इक्वल टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन प्लस पी नॉट टू इंटू एक्स टू, यह आपका क्या रहेगा, राउल्ट का नियम द्रव द्रव के लिए। ठीक है, यानी पहले घटक का वाष्प दाब, फिर पहले घटक का मोल प्रभाज, दूसरे घटक का वाष्प दाब, फिर दूसरे घटक का मोल प्रभाज। वेपर प्रेशर पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, दूसरे वाले के लिए क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर, तो दूसरे वाले के लिए मोल फ्रैक्शन, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कहा जाए कि एक विलयन में, एक विलयन में, एक विलयन में घटक ए 2 मोल, घटक बी के 3 मोल, घटक बी के 3 मोल घुले हैं। यदि ए का शुद्ध अवस्था में, या केवल वाष्प दाब लिख दिया जाए, ए का वाष्प दाब 20 mm और बी का वाष्प दाब 30 mm है, तो 30 mm है, तो विलयन का
वाष्प दाब बताइए, वाष्प दाब बताइए। तो इस टाइप के प्रश्न में तुरंत जान जाना चाहिए कि पहले ही वाले क्वेश्चन, पहले वाले रूल से होगा। तो अभी तक देखिए फार्मूला आपका नोट है यहाँ। दो घटक आप माने हैं, एक कितना मोल है, 2 मोल है। हम लोग पहले के लिए अगर पहले वाले घटक के लिए प्रभाज निकाल लें तो जिसका प्रभाज निकलता है उसके मोलों की संख्या 2 बटे टोटल मोल 3 और 2 5 मोल। दूसरे के लिए प्रभाज निकालेंगे तो दूसरे के मोलों की संख्या 3 बटे टोटल मोल 5। पहले वाले घटक के लिए वाष्प दाब कितना दिया है शुद्ध अवस्था में, ए के लिए वाष्प दाब 20 mm, तो 20 लिख देंगे। P2 कितना दिया है 30 mm, तो 30 mm लिखेंगे। अब लिखेंगे P टोटल या PS इक्वल टू, सबका क्या करना है, P1 नॉट इंटू पहले वाले के लिए प्रभाज प्लस P2 नॉट दूसरे वाले के लिए प्रभाज। तो 20 और यहाँ 2/5 और दूसरे के लिए कितना है 30 है 3/5। आंसर होगा, गुणा करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 2 में 40/5 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 90/5। टोटल कितना होगा 90 प्लस 40 130, या इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो लगभग आपका आंसर कितना आएगा 26। यह आपका है राउल्ट के नियम के पहले वाले पर एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुविकल्प प्रश्न दे सकता है, तो बहुविकल्प में ऐसा ना लगे कि दाब अलग अलग दिया है तो 30 और 20 50 करके आंसर बना ले, ऐसे हल करना है। जो राउल्ट का दूसरा नियम है वह है अवाष्पशील के लिए। जो सेकंड नियम है वो है अवाष्पशील पदार्थ के लिए। अवाष्पशील विलेय के लिए, नॉन वोलाटाइल हो। दूसरा आपका है अवाष्पशील के लिए नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, यहां लिख दें फॉर नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स। यानी अब कोई अवाष्पीय पदार्थ है, यानी सॉलिड्स इन लिक्विड, इस टाइप का विलयन हो कि ठोस घुला हुआ है किसी द्रव में, तब के लिए राउल्ट कहते हैं कि तब हम लोग बताएंगे कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा यानी PS होगा वह प्रोपोर्शनल होगा। वह प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, केवल विलायक के, विलायक के वाष्प, वो विलायक के ऊपर ही केवल निर्भर करेगा। तो उसी विलायक के ऊपर निर्भर करेगा, तो हम लोग इस वाले को हम लोग लिखते हैं यहां पर विलयन के लिए, यहां विलायक के लिए। यानी अब जो विलयन का वाष्प दाब होगा वह निर्भर करेगा विलायक के ऊपर, इसके ऊपर, केवल विलायक के ऊपर। मतलब यहां विलय से कुछ लेना देना है नहीं, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो बताएं केवल विलायक पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि वाष्प केवल कौन बनाएगा, विलायक बनाएगा। ठीक, तो उस वाले में दोनों को ऐड करना होता था, एक बार पहले के लिए प्लस दूसरे के लिए, तो यहां बता दिए केवल विलायक पर ही निर्भर करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ प्रभाज को जब प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो केवल विलायक के ही प्रोपोर्शनल लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग जब इसके लिए बात करेंगे तो केवल विलायक के प्रोपोर्शनल ही बात करेंगे, यानी वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब जो विलयन का होगा वह मूल प्रभाज के केवल किसके मूल प्रभाज के समानुपाती बनाएंगे, विलायक के, केवल और केवल विलायक के वाष्प दाब के। तो यह प्रोपोर्शनल का हम लोग अगर चिन्ह हटा के देखें तो आप लोग जानते हैं कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम लोग यहां लिखेंगे P नॉट इंटू एक्स विलायक। ठीक, एक्स विलायक।
तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घटक हो और कोई विलयन हो तो उसमें अगर दोनों घटकों के लिए मूल प्रभाज निकाला जाए, मतलब पहले घटक के लिए फिर प्लस दूसरे घटक के लिए इक्वल टू 1, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए है फिर एक्स बी है, या सीधे सीधे हम लोग विलय विलायक के रूप में लिखें कि पहले वाले के लिए विलय के लिए और दूसरे वाले के लिए विलायक के लिए अगर प्रभाजों को हम लोग क्या करें, ऐड करें तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। यानी विलय के लिए प्रभाज प्लस विलायक के लिए प्रभाज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम लोग विलायक का प्रभाज निकालना चाहें कि इसमें काई विलायक का कितना होगा, यानी प्रभाज विलायक का कितना होगा, तो 1 माइनस विलय का प्रभाज, ठीक, 1 माइनस विलय का प्रभाज। यानी कि इस वाले में जो राउल्ट बताए हैं, यहाँ पर राउल्ट का नियम है, इसे 1 बना ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। तो विलायक के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स विलय, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस विलय। ध्यान दीजिए एक्स बोल दे रहे हैं लेकिन यह आपका काई ही है, यानी प्रभाज है। तो पी एस इक्वल टू 1, यहाँ कितना आ गया है पी नॉट, पी नॉट को अगर इधर भेजें तो इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस विलय का प्रभाज। तो विलय के प्रभाज को इधर भेज दें, इस वाले को इधर कर दें, तो यहां मिलेगा विलय इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो यहां से पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू यक्स विलय, यक्स विलय लिख सकते हैं इसे, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख पाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। यानी विलय के लिए अगर हम लोग प्रभाज लिखते हैं तो विलय का मूल बटे टोटल मूल, विलय का मूल टोटल मूल। तो इस प्रकार से राउल्ट का अवास्तविक विलय के लिए यह रूल आपका है, जिसमें इस वाले पूरे घटक को हम लोग, इस वाले घटक को कहते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, और इस वाले को क्या बोलते हैं, विलय का मूल प्रभाज। तो राउल्ट के इस नियम को हम लोग लिख सकते हैं कि विलयन के आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन या सापेक्षिक कह सकते हैं अवनमन, विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में घुले, विलयन में घुले या उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर या समानुपाती होता है, मूल प्रभाज के बराबर या समानुपाती होता है, समानुपाती होता। यह आपका राउल्ट का नियम है, जो बहुत ही अधिक बार पूछा गया है कि किसी ठोस द्रव विलयन के लिए या अवास्तविक पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, और फिर इस पर आधारित एक सवाल देता है, आपको क्वेश्चन दे देगा आपको उस पर। तो क्वेश्चन में आपको कितने इसमें देखिए चर हैं, एक आपका पी नॉट है, एक कौन है पी एस है, एक कौन है पी नॉट, एन कैपिटल एन है। तो यहाँ एन कैपिटल एन के लिए हम लोग डब्ल्यू बाई एम से वैल्यू निकालते हैं, और उसी में आपसे अणुभार वगैरह पूछा जाता है या वाष्पदाब पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए भी क्वेश्चन बताओ, इसके लिए भी बता दीजिए टॉपिक, क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे हम लोग, तो हम लोग जान गए हैं चूंकि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो राउल्ट की एक कमी बताई गई है आपको कि राउल्ट का
जो रूल है उन्हीं स्थानों पर या उन्हीं विलयनों के लिए प्रयोग कर पाएंगे जहां पर विलयन बहुत ही क्या हो, तनु हो। तनु होने का मतलब है विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम रखी गई हो। मतलब n प्लस n यह लगभग किसके बराबर हो, केवल n के ही अप्रॉक्स में हो। ठीक, लगभग n के ही बराबर हो। मतलब जैसे अगर मान लो कि 1 लीटर आपका जल है तो उसमें हम लोग लगभग 5 से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम ही केवल क्या मिला दें, कोई सॉल्यूट मिला दें। ठीक, मान के ये चलें कि आपका अगर 1 लीटर के आसपास मानी वाटर है, उसमें 10 ग्राम, 15 ग्राम आप सुक्रोज डाल दीजिए, तो उस प्रकार के जो विलयन तैयार होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, तन विलयन बोलेंगे। ऐसे विलयनों के लिए हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम फॉलो करता है। बाद में चल के अभी संशोधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो यही चल रहा है। तो n प्लस n अप्रॉक्स है किसके, कैपिटल n के, मान के लें लगभग के बराबर है। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट n अपॉन, यहाँ आप केवल कैपिटल n लिखेंगे। मतलब यानी कि बहुत भारी मात्रा में, जैसे आप कल्पना यह कर सकते हैं कि किसी कोई बहुत ही वजनदार चीज हो, उसकी तुलना में कोई बहुत हल्की चीज हो तो न के बराबर रहती है। तो वही चीज है यहाँ पर कि n प्लस n इक्वल टू n। जैसे मान लो कि यह कैपिटल n आपका है कितना, 100 है। अब स्मॉल n की वैल्यू कितनी, 0.11 है, तो बहुत कितना, 100.11। तो 100 इसकी तुलना में बहुत बहुत यह कम है, इसलिए हम लोग इसे हटा के मानते हैं तो केवल 100। और ऐसा कुछ है नहीं, केवल हम लोग इसे मानते हैं गणनाओं को सरल करने के लिए, जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए, इसीलिए ऐसा माना गया है। तो n बाई n, तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। तो n क्या है, विलेय का मूल है, तो मूल बराबर होता है भार, अणुभार, मतलब W बाई एम होता है, इसके लिए भी W बाई एम होगा। केवल अंतर यह है कि जो कैपिटल है वह विलायक के लिए है, जो स्मॉल है वह विलेय के लिए है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। यह आपका हुआ राउल्ट का नियम, जो क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा। एक नोट में चीज जानते रहिए आप लोग, एक नोट की बात है, कुछ पब्लिकेशंस की किताब में, या यूं कहें कि कुछ क्वेश्चनों में ही अगर जो तनु विलयन करके नहीं दिया गया है, जहां यह कंडीशन वगैरह नहीं दिए रहते हैं, तो इस वाले को ज्यादा एग्जैक्ट माना जाता है। यानी कि हम लोग लिखेंगे पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर हम लोग जो नगण्य मानते हुए हैं, निग्लिजिबल माने थे इस मालयन को, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें पूरा पूरा लेके हम लोग चलेंगे। देखिए कैसे, सबको पलट देते हैं, सबका क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, व्युत्क्रम लिख लेते हैं, इनवर्स लिख लेते हैं, इसे ऊपर इस वाले को नीचे लिखते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस, इसके लिए क्या लिखेंगे, n प्लस कैपिटल N अपॉन n, मतलब इस वाले को ऊपर लिखे हैं। हाँ, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों क्या किए हैं, बदल लिए हैं। तो इसके लिए अलग अलग हम लोग क्या लिख दें, n बाई n और प्लस कैपिटल N बाई स्मॉल n, और यहां लिख सकते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, तो यहाँ n बाई n इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, यहाँ पी नॉट माइनस पी एस। इस वाले का पक्षांतर इधर करें तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल N बाई n। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। पी नॉट माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो पी नॉट प्लस पी एस होगा अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n। तो यहाँ आप देखते हैं पी नॉट कैंसिल, तो बचा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो फिर से जैसे हम लोग रिवर्स किए थे, फिर सही रूप में कर लें, इस वाले को फिर लिख दें ऊपर, इस वाले को नीचे, तो लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू W बाई एम
वही जैसे बदले थे, कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई एम, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, तो इस वाले में देखिए कुछ निग्लेजिबल नहीं माना गया है, दूसरे वाले तरीके में कुछ हटाया उठाया नहीं गया है, इसलिए कहीं कहीं पे आप देखेंगे यह वाला भी फार्मूला दिया जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, और कहीं कहीं पे देखेंगे यह वाला यूज आप कोई भी यूज कर सकते हैं। खासकर ऐसे क्वेश्चन में जहां तन विलयन का जो है जिक्र न किया गया हो या दिया ही ना हो, तो हम लोग इस वाले का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, दोनों ही सेम है, अंतर दोनों में क्या है जान ही रहे हैं। यहाँ देखिए पी नॉट आया है, यहाँ पर क्या है पी एस आया है, इसमें निग्लेजिबल माना गया है, तन विलयन के लिए है, यह सभी विलयन के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन छोटा सा देखा, मान लिया जाए कि कोई विलयन है, मान लीजिए कि किसी विलयन का वाष्प दाब 80 mm है। ठीक, जबकि शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में विलायक, पुस्तक में यहां जल लिख रहे हैं, जल का वाष्प दाब, यह केवल ऐसे ही आपको समझने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप के सवाल दिए हैं क्वेश्चन में। तो वाष्प दाब 100 mm है या था लिख दें। ठीक, विलायक जल बता दिए हैं कि जल है, वाष्प दाब 100 mm था। यदि 200 ग्राम जल में 50 ग्राम विलेय घोला गया था, विलेय पता नहीं क्या है, घोला गया था, तो विलेय का अणुभार बताइए, विलेय का अणुभार बताइए। तो क्वेश्चन में देखिएगा यही फार्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, यही सब आपको दी गई है बातें। इसमें इस ऐसे प्रश्नों में आप लोग फिर से जानते रहिए, जो वैल्यू ज्यादा दिया रहेगा, जो दाब ज्यादा रहेगा, उस वाले को हम लोग पी नॉट मानेंगे। तो ज्यादा दाब जो दिया गया है वो पी नॉट के लिए है 100 mm, यहाँ ये क्या हम लिख दें 100 mm है, 100 mm है, माइनस पी एस पूरे विलयन के लिए कितना है 80 mm है, अपॉन पी नॉट कितना है 80 ही है, नहीं 100 है, पी नॉट है, शुद्ध अवस्था वाला ज्यादा रहेगा, मतलब विलायक के लिए अधिक रहता है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, कितने ग्राम घोले गए 50 ग्राम घोले हैं, विलेय कितना है 50 ग्राम, अणुभार कितना है जल का 18 होता है, कैपिटल मतलब विलायक के लिए, कैपिटल डब्ल्यू कितना ग्राम में डाला गया है 200 ग्राम में है, अणुभार आपसे पूछा गया है, स्मॉल एम क्या है। ठीक, तो 50 ये वाला जीरो यहाँ कितना डिवाइड करेंगे कितने से 50 से, तो 4 ही मिलेगा, यहाँ 4 लिख दें। तो यहाँ 100 में से 80 को क्या करें माइनस करें, तो 20 बाई 100 इक्वल टू 18 बाई 4 एम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, और इंटू एम भी है तो एम लिख दो, इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई कितना करना है इसमें। ठीक, इस वाले 20 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा ना, 25 या 100, यहाँ मिलेगा 4m इक्वल टू 5 इंटू 18, तो m इक्वल टू 18 इंटू 5 अपॉन 4, 18 5 जा 90 बाई 4, तो m इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक, यह आपका है, मतलब अणुभार जो है वो 22.5 के आसपास है।